Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। इसका आंसर देख लेते हैं। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि से चलती हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुत्व संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। हमें इस बात का स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ से भी मिलता है। ठीक है, हमें इस बात को स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ से भी मिलता है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक परिवार एवं संपन्न परिवार शामिल थे। ऐसे परिवार की पितृवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है, ऐसे परिवारों की पितृवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु धर्म सूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धर्म सूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं। अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। ठीक है, यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्र से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे। ठीक है, विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। राज परिवारों में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी। ठीक है, राज परिवारों में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी। अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। ठीक है, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही नहीं होते हैं बल्कि अन्य वर्गों से भी संबंधित होते हैं। देश के अंदर शुरू से ही वर्ण व्यवस्था जटिल थी और चारों वर्षों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थे। उसके अनुसार राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोगों को ही था। ठीक है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया है। क्षत्रियों का कर्म शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना था। ठीक है, ब्राह्मण भी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे।
ब्राह्मण भी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त था। ठीक है, क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त था। वे वर्ण व्यवस्था को देवीय व्यवस्था मानते थे। यह भी सत्य है कि ग्रंथों में गैर क्षेत्रीय राज्य होने के प्रमाण मिलते हैं। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से हुई थी। ठीक है, मौर्य जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव को लेकर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के युद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षेत्रीय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए। वे अपने उत्तर को भी स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। द्रोण की कथा और धार्मिक मानदंड। द्रोण के पास एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण जो धर्म समझते थे, उसके अनुसार उन्हें उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। ठीक है, वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। ठीक है, समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। बहुत दिन बाद एक दिन गुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुँचे गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। ठीक है, कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने एक साथ तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाज का यह अद्भुत। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के सामने यह प्रण किया था कि उसे वे विश्व के अद्वितीय तीरंदाज बनाएंगे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने द्रोण को उनके प्राण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज में उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था? इसका आंसर देख लेते हैं। बौद्धों के अनुसार भारतीय समाज में विषमता मौजूद थी। ठीक है, बौद्धों के अनुसार भारतीय समाज में विषमता मौजूद थी, लेकिन यह भेद न तो नैसर्गिक है और न ही स्थायी है। ठीक है, जो जन्म के आधार पर ब्राह्मण अपने अनेक सूक्तों जैसे पुरुष युक्त में उल्लेख करते हैं, उसे बौद्ध अवधारणा सिरे से खारिज करती हैं। सामाजिक अनुबंध के बारे में बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधी को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे। ठीक है, सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई है। ठीक है, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई है। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए कर वह मूल्य था जो लोग
राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। ठीक है, मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इस तथ्य के कुछ और आशय भी है। उदाहरण, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, इस सूची में जिन आधारों को इसके निर्माण हेतु मान्यता दी गई है उनकी पहचान करते हुए हम कह सकते हैं कि उम्र, लिंग भेद, बंधुत्व के संदर्भ के साथ साथ गुरु शिष्य के संबंध, राजा के प्रति सम्मान, माताओं के प्रति अभिनंदन विशेष रूप से ध्यान में रखे गए हैं। ठीक है, इस सूची में सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने कौरवों के दूत संजय को संबोधित करते हुए अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को अपना विनीत अभिवादन प्रस्तुत किया। वस्तुतः महाकाव्य काल में भी क्षत्रिय पूरे ब्राह्मण का, वर्ण का अभिनंदन या सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें समाज में उनकी विद्वता, ज्ञान आदि के लिए सर्वोच्च स्थान सामाजिक ढांचे में केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक ढांचे में भी प्राप्त था। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। ब्राह्मणों के उपरांत युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण के प्रति हृदय से नतमस्तक होकर अपने सम्मान की अभिव्यक्ति की। वे द्रोण की तरह कृपाचार्य को भी गुरु मानते थे। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने कुरुओं के प्रधान और उम्र में सबसे बड़े भीष्म पितामह को सम्मान दिया क्योंकि वे अपनी योग्यता के साथ साथ उम्र और अनुभव की दृष्टि से भी सम्मानीय थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे लेकिन उन्हें भी युधिष्ठिर ने सम्मान दिया क्योंकि वे वृद्ध होने के साथ साथ हस्तिनापुर के नरेश भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। युधिष्ठिर मर्यादा पुरुषोत्तमियों में से एक थे। इंसानियत उनके व्यवहार और विचारों से अभिव्यक्त होती थी। यद्यपि साहित्यकारों ने दुर्योधन को एक अच्छे पात्र के रूप में उपस्थित नहीं किया, तथापि युधिष्ठिर ने दुर्योधन और उसके अनेक छोटे भाइयों के बारे में राजपूत संजय से पूछकर शिष्टाचार का निर्वाह किया और अपनी शुभकामनाएं उन्हें प्रस्तुत की। निसंदेह यह शिष्टाचार का तकाजा है। ठीक है, निसंदेह यह शिष्टाचार का तकाजा है। ठीक है, उस काल में एक वीर दूसरे वीर या योद्धा का सम्मान करता था। फलतः संजय से युधिष्ठिर ने कहा, मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिवादन करता हूँ जो हमारे भाई पुत्र और पौत्र हैं। ठीक है, जो हमारे भाई पुत्र और पौत्र हैं। ठीक है।